स्क्रीन विजिबल है? Yes or no, guys? Please confirm if you are able to see my screen. Okay. तो गाइज गीट का हमने जितना भी पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट फॉर वर्क एंड एनीथिंग विच इज नीडेड लेट मी नो, वी विल डिस्कस दैट टू। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये है जीरा। अब जीरा है क्या और जीरा क्यों पढ़ना है, जीरा का क्या बेनिफिट है और जीरा के पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे काम कर रही थी, ये समझना जरूरी है। तो जब भी आप कोई भी लाइफ साइकिल देखते हो, लाइक अगर इंसान की लाइफ साइकिल देखते हो, जैसे कोई भी मतलब बॉर्न होता है एंड डेथ होती है, राइट? एंड इन बिटवीन वॉट एवर द थिंग्स आर हैपन। सिमिलरली अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और सॉफ्टवेयर का जो भी एंड पार्ट है। तो ये चीज हम समझेंगे एंड उसके बाद इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे मेथोलॉजी आर्किटेक्चर रिगार्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो और उसमें जीरा क्या रोल करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो बिफोर दैट आपका जीरा। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, फॉन्ट इज ओके राइट? Yes, sir. तो जैसे हम बिफोर गोइंग टू दिस, तो सबसे पहले आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है राइट, तो यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हियर समवेयर हियर। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है किसी भी कंपनी में, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर, उसका कुछ बेसिक लाइफ साइकिल होता है। एंड वो लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस या गैदरिंग, ठीक है, और उस पे एनालिसिस होता है, फिर डिजाइनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो ये जो पार्ट होता है ये किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो या जॉब कर रहे हो, और ये जो साइकिल है ये कभी भी ब्रेक नहीं होता है, और ये इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी काम कर रही है। तो जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसको अगर समझना है, ये जो भी 7 स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो पार्ट होता है विल बी हैपनिंग हियर। उस पे एनालिसिस किया जाता है दैट कि किसी भी कस्टमर को अगर सॉफ्टवेयर बना के या क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देना है तो उसकी जो भी डिमांड है एंड वॉट एवर दी रिसोर्सेज वी हैव, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन इट इज पॉसिबल, और जो भी बजट है अकॉर्डिंगली दैट इट इज ओके और नॉट। आफ्टर दैट डिजाइनिंग किया जाता है। डिजाइनिंग के अंदर इट इज समथिंग कॉल्ड आपका, आपने सुना होगा इंजीनियरिंग में जो जिन्होंने कंप्लीट किया है, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम, फिर आपका क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग होता है एंड उसके बाद उसके ऊपर ही काम किया जाता है कोडिंग, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद जो भी कोड बनता है उसको टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट के बाद ओके। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है, जैसे कि वी आर सीइंग ऑन दिस स्लाइड राइट, तो जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो वो इन 7 स्टेप में ही जाता है। लेट सपोज इसको अगर अच्छे से समझना है तो एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ जाते हैं। लाइक अगर मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है, आई वांट दैट जो भी मेरा बिजनेस है उसे मुझे ऑनलाइन करना है एंड आई डोंट हैव एनी नॉलेज to develop any kind of application or any website, so I will go to the any company। तो कंपनी सबसे पहले जो हमारा मीटिंग होता है टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय या जो भी है मैनेजर, तो वो सबसे पहले हमें पूछता है दैट व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू वांट, हाउ मेनी विद इन हाउ मच टाइम यू वांट, एंड हु इज द लाइक व्हाट इज द एक्चुअल साइट जो भी है, आपका जो भी जहाँ पे भी यूज होना है उसे कितने लोग यूज करने वाले हैं एंड एवरीथिंग अबाउट दैट सॉफ्टवेयर।
तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे होगा एंड आफ्टर दैट सम प्राइस विल बी डिसाइड, सम टाइम विल डिसाइड, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कंपनी के जो भी बंदे हैं उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इन द सेंस दैट जो भी एनालिसिस करना है कि अगर 1 ईयर के अंदर उसे कंप्लीट करके देना है, दैट हाउ मच एफर्ट, हाउ मच रिसोर्सेज वी नीड, एंड व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एंड is it feasible to complete within that budget, and all the things will be analysis here। जैसे एनालिसिस होता है दैट उसके बाद जो भी एनालिसिस वाली टीम होती है वो डिजाइनिंग टीम को ये सारी चीज़ें प्रपोज करती है, और उसके बाद उस पर डिजाइनिंग होती है। जैसे कि अगर आपके मॉड्यूल डिसाइड हो जाते हैं कि एक पेमेंट मॉड्यूल रहेगा, एक प्रोडक्ट मॉड्यूल, एक कस्टमर मॉड्यूल, एक एडमिन मॉड्यूल, एक वेंडर मॉड्यूल, ऐसा बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। उसके अंदर के फिर अलग एंटिटी डायग्राम से क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम बनता है। उसके ऊपर जो भी डेवलपर्स है उनका एक मीटिंग होता है। वो डेवलपर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड बनाते हैं। कोड करने के बाद फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आ जाएगा, डेटाबेस भी आ जाएगा यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट उस पर टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होगा, और डिप्लॉयमेंट के बाद मतलब कस्टमर को हैंड ओवर किया जाएगा, एंड उसके बाद उसे मेंटेनेंस किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये नेवर स्टॉप, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो इसी प्रोसेस के अंदर जाता है। तो जब भी मतलब जो अभी जो एजाइल मेथोलॉजी चल रही है, या जो भी एजाइल आर्किटेक्चर जो चल रहा है, इससे पहले मार्केट के अंदर जो लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग में थे उनको आइडिया होगा। एसडीएलसी का अगर आप नाम सुन रहे हो तो वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, उसके बाद आपका स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल एक्चुअली। तो ये मॉडल हुआ करते थे, और हर एक का अलग अलग ड्रॉबैक्स था। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये जो डायग्राम है, जैसे कि हम जो भी रिक्वायरमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर इसको वाटरफॉल मॉडल से अगर हम समझते हैं, आई विल शो यू इन। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल क्या चीज थी, और वाटरफॉल मॉडल क्यों नहीं चला, लाइक व्हाट इज द रीजन कि ये क्यों काम नहीं किया, इसका क्या पर्टिकुलर रीजन था कि इसके वो ये अब फॉलो नहीं किया जा रहा है इन द प्रैक्टिस। तो इसके पीछे जो रीजन है कि जो भी आप वाटरफॉल मॉडल देख रहे हो, राइट, जो वॉट एवर दी वाटरफॉल मॉडल, इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे कि आप कोई भी डिजाइन ले रहे हो, लेट्स सपोज यू आर कमिंग टू दिस। ठीक है, तो जो भी आपका वाटरफॉल मॉडल है इसको समझते हैं कि जैसे एक क्लाइंट है, ठीक है, इसको नॉन टेक्निकल एग्जाम से समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है लेट्स सपोज, और एक बंदा है उसे अपना घर बनाना है। तो वो क्या करता है, उस बंदे को अपना जो भी जगह है, बजट है, सब कुछ डील कर देता है और डिजाइन फाइनल कर देता है। और वो बंदा बोलता है कि आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर आई विल गिव योर होम। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट सारा सेटअप हो जाता है। उसके उसके बेस पे वो डिजाइनिंग करता है। ठीक है, जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन करता है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करता है। कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी पेंटिंग वगैरह है, या जो भी डेंटिंग एंड ऑल द जो भी विंडोज एंड जो भी है, वो सब कुछ वो करने के बाद यहाँ पे वो क्या करता है, कस्टमर को देता है आफ्टर 6 मंथ। इन बिटवीन क्लाइंट कहीं पे भी नहीं है। और जब ये 6 महीने के बाद वो घर बना के दे रहा है, तब उसे पता चलता है दैट जो भी कलर बोला था वो कलर का शेड नहीं है, या जो भी एंट्रेंस है वो सही से नहीं है, या जो भी हॉल है, या जो भी किचन है। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो हम कहाँ पे थे। तो जो भी कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है, आफ्टर 6 मंथ जब भी वो क्लाइंट या जो भी कस्टमर है उसे जब घर दे रहा है, तब पता चलती है कि चीजें बहुत सारी अलग है जो हमने सोचा था, या जो भी हमारा
हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो बनानी है। लेट सपोज वॉट एवर दी विंडोज, अगर आप विंडोज अगर चेंज करना है या कलर अगर चेंज करना है या जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सही से नहीं हुआ है एज पर दी रिक्वायरमेंट, देन ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा आफ्टर डिप्लॉयमेंट, जब भी क्लाइंट को हैंड ओवर होता है। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये चीज़ वाटरफॉल मॉडल में होती थी। इसमें कहीं पे भी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं, अगर एक बार रिक्वायरमेंट ले लिया और रिक्वायरमेंट के बाद ये भी पता चलता है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन वट एवर दी एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग डेवलपर के साथ ही जाते हैं। और डिजाइन में कुछ इश्यू है तो प्रोग्रामर कुछ बोलता नहीं है, सीधा वो जो भी डिजाइन है उस पर वो बना देता है। सिमिलरली प्रोग्रामर जो भी कोड करता है उस पर टेस्टर कोई भी बग नहीं फाइंड करता है। सिमिलरली जो भी टेस्ट होता है वो एज इट इज होता है। तो ये जो वाटरफॉल मॉडल हुआ था, वाटरफॉल मॉडल मतलब जो भी आप वाटरफॉल जो हमारा टर्म है एक्चुअल वाटरफॉल से जो बना है, एक बार अगर बन गया रिवर्स नहीं जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेक्शन नहीं था टू द इंटरनल कंपनी एज वेल एज जो भी आपका क्लाइंट है उसके साथ। अगर रिक्वायरमेंट जिस दिन ले रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट को अगर लेट सपोज 5 डेज लग रहे हैं, तो ये 5 डेज ये जो बचे हुई डिजाइनिंग जो भी बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर टेस्टर ये सारे लोग आइडियल बैठे है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं था वाटरफॉल मॉडल के अंदर। उसके बाद इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आया जिसके अंदर क्या होता था, ये पता चला कि अगर डिजाइन में कोई इशू है तो रिक्वायरमेंट वाले को फिर से बताया जाए, रिक्वायरमेंट आप सही से लो या इसको बताओ क्लाइंट को, इसमें कॉस्ट बढ़ या घट सकता था। बट सिमिलरली प्रोग्रामर डिजाइन में अगर कुछ इशू है तो वो डिजाइन वालों को बताता था, और टेस्टिंग डेवलपर को बना वो बोलता था कि दैट वट एवर दी कोड यू रोट इट इज नॉट अप टू द मार्क और वी नीड सम सजेशन। तो ये सारा फीडबैक चीज होता था इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के अंदर। बट इसमें दिक्कत अगेन था कि यहाँ पे कोई क्लाइंट का इंटरेक्शन नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। तो इसलिए इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी आउटडेटेड हो गया। उसके बाद स्पाइरल मॉडल आया जिसके अंदर हम मॉड्यूल पे फोकस करते थे और बहुत ज़्यादा कंसर्न रिगार्डिंग टू द सिक्योरिटी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होती थी। वहाँ पे टाइम बाउंड के लिए कोई ये नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एज पर दी स्टैंडर्ड नहीं था। तो वो भी जो मॉडल है वो आउटडेटेड हो गया। तो इंटरव्यू में आपको ये कुछ भी कोई पूछेगा नहीं, जस्ट आपको पूछेगा तो बताना है व्हाट मेथोलॉजी यू यूज इन योर प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है एजाइल मेथोलॉजी। अब एजाइल मेथोलॉजी क्या होती थी, जो भी ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल या जो भी आपका वी मॉडल, इनके सारे के सारे जो भी ड्रॉबैक्स थे वो कवर किए गए थे एजाइल मेथोलॉजी में। अब एजाइल क्या चीज है और ये क्यों हम यूज करना चाहिए वो समझते हैं, ठीक है। तो नो नीड टू वरी कि आपको कोई वाटरफॉल मॉडल पूछ लेगा इंटरव्यू में या कहीं पे भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच, ये कोई थ्योरी हमारा नहीं है एग्जाम। तो नो नीड टू वरी, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में आप हो तो कभी वाटरफॉल मॉडल नाम सुन लिया आपने, या फिर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल या स्पाइरल मॉडल या वी मॉडल, तो ये पुराने वर्जन थे। जैसे कि आपको अभी एंड्रॉयड फोन चलाने आता है, ठीक है, जो लोगों ने कभी नोकिया का जो 1100 आता था वो अगर नहीं चलाते आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो आउटडेटेड है। वैसे बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं है जो अभी आ रही है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो जो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा दैट इज अ करंट, आप किस मॉडोलॉजी पे काम किए हैं, तो उसका आंसर है एजाइल। तो एजाइल क्या है, और एजाइल में जब भी हम काम कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे जरूरी जो चीज है दैट इसके अंदर जो टेस्टिंग और डेवलपमेंट कोडिंग ये दोनों साथ में होते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका जो भी कोडिंग कर रहे हो आप, वो कोडिंग की अगर कहीं पे दिक्कत आती है, कोई भी इशू है, तो टेस्टर तुरंत बता देता है और तुरंत आपको क्या करना है, वो डेवलपर के पास आएगा, उसको फिक्स किया जाएगा, फिर से टेस्ट किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था एजाइल का, मतलब अभी भी है। इसके साथ क्लाइंट का इंटरेक्शन हर फेज में होता था, प्लानिंग से लेके डिप्लॉयमेंट तक, यहाँ पे क्लाइंट प्रेजेंट है। तो कहीं पे भी क्लाइंट को लगता है कि भाई, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल समझा था कि जैसे हमने कोई घर बना रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को हमने या इंजीनियर को हमने दिया है, तो हम 6 महीने बाद उसे नहीं मिलेंगे, हम हर 1 वीक या 10 दिन के अंदर उसे हम मिलेंगे और उसे हम देखेंगे कि हमारा काम कैसे चल रहा है,
एज पर रिक्वायरमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इससे हमारा क्या होगा, हम लास्ट मिनट पे जो रश होने वाला है या जो भी कंफ्यूजन होने वाला है उसको हम टाल सकते हैं और बहुत बड़े मेंटेनेंस कॉस्ट को हम बचा सकते हैं। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कम होता है एज पर द प्रीवियस। और ये जो भी फेज हम समझ रहे 6-7 जो भी फेज है, ये विद इन 7 to 12 days के अंदर कंप्लीट होता है वन स्प्रिंट, जिसके अंदर हम क्लाइंट को कुछ ना कुछ देते हैं। तो रैपिड डेवलपमेंट होने वाला है, क्लाइंट इंटरेक्शन होने वाला है, पैरेलल टेस्टिंग और डेवलपमेंट होने वाला है। और बोल सकते हैं कि ये रैपिड है और ये एजाइल मेथोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा अबाउट अबाउट द एजाइल। ठीक है, तो आप जब भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे ठीक है वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, इटरेटिव, स्पाइरल, ये करंटली ट्रेंडिंग इन मार्केट। ठीक है, जितने भी पुराने मॉडल थे इनका सबका जो भी ड्रॉबैक्स था वो कवर किया गया है। और एजाइल का मतलब होता है फास्ट, क्विक। ठीक है, चपल मराठी में बोला जाता है इसे। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में कोई भी मतलब आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट इसके बारे में ही पूछा जाएगा। तो वाटरफॉल मॉडल ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो एजाइल मेथोलॉजी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया सिंपल भाषा में। और ये पैरेलली होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट में और बहुत ज़्यादा जो भी करेक्टनेस में डिफरेंस पड़ता है। और जो एजाइल मेथोलॉजी है, ठीक है, ये एजाइल मेथोलॉजी को हम स्क्रम मेथोलॉजी भी बोलते हैं। और ये एजाइल स्क्रम क्या है, एजाइल मतलब फास्ट और स्क्रम मतलब ये जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में एक गेम होता है जिसको हम बोलते हैं रग्बी, जिसमें कुछ बंदे मतलब 10-15 बंदे एक बॉल उठा के एक सामने वाली टीम के फेंस पे जाके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेंशन होता है 10-15 लोगों का एक बॉल उठा के दूसरी जगह पे रखना, तो ये होता है स्क्रम, इसको स्क्रम बोला जाता है। और वही स्क्रम हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही यूज करते हैं, जिसका अर्थ है, इसका मीनिंग ये है कि हम जो भी 6-7 बंदे हैं और हमारा सबका एक एक ही गोल है, दैट हमें वो सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर हम किसी डेवलपर को मदद करेंगे, थोड़ा सा स्टे एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट एनी हाउ। तो इसका मतलब होता है ये। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग मीटिंग, स्प्रिंट मीटिंग, ये हम आएंगे भी थोड़ी देर में। बट एजाइल मेथोलॉजी में आपको अगर किसी ने पूछा कि एजाइल मेथोलॉजी है क्या, तो एजाइल मेथोलॉजी ये रैपिड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। इसके अंदर जो भी टेस्टिंग और जो भी आपका कोडिंग होता है ये पैरेलली होता है, उसके साथ क्लाइंट का इंटरेक्शन होता है। और ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है, जैसे कि 12 to 10 days के अंदर ही हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट या एक छोटा सा मॉड्यूल कंप्लीट करके क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। एज सच ऐसा कुछ ये नहीं है। यस निखिल। सर इसमें स्प्रिंट भी होता है ना सर? स्प्रिंट भी होता है? निखिल क्या बोल रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर निखिल। स्प्रिंट भी होता है ना इसमें? स्प्रिंग, स्प्रिंट स्प्रिंट होता है ना ऐसा कुछ इसमें? या वी विल कम टू दैट। आपको जस्ट डेफिनेशन पता चला गया? आई विल कम टू दैट एवरी ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी। आपको जस्ट डेफिनेशन पता चला गया, दैट इज द माय क्वेश्चन। आई विल कम टू दोज टर्मिनोलॉजीज एज वेल। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछा दैट व्हाट इज एजाइल मेथोलॉजी और आपने किस सॉफ्टवेयर मेथोलॉजी पे काम किया है, तो आंसर इज एजाइल मेथोलॉजी। why we are going for agile methodology if we have the waterfall, iterative, spiral, V, and there are lots of. But agile methodology comes with rapid development. It has parallel testing and development. It has client interaction throughout the development of the software, as well as we are completing the project within a like small unit of the project within a 10 to 12 days. We will call it as one sprint within that sprint. And due to its nature, rapid development, everyone is adopting this technology. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा और ये आपको हमेशा याद रखना है। थ्योरी नहीं पढ़ना है। आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, बट आपको अगर उसका पूरा कोर कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप
आधी रात में भी उठ के इसके बारे में बात कर सकते हो। अलग से थियरी मतलब रटने की जरूरत नहीं, इसका पर्पस समझ लो कि भाई जो पुराने सॉफ्टवेयर की जो भी टेक्नोलॉजी थी या जो भी मॉडल थे उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, और उसी दिक्कत में सारे दिक्कत जो कम खत्म हुई है उसको हम बोलते हैं स्क्रम, अजाइल स्क्रम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पैरेलल टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट, उसके बाद क्लाइंट इंटरेक्शन, लेस डॉक्यूमेंटेशन, एंड एज वेल एज वी आर कंप्लीटिंग सम पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन 10 to 12 days, we will call it as sprint। ठीक है, अब अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम काम कर रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझनी है। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ के लेते हैं। प्रोडक्ट ओनर क्या चीज है, स्क्रम मास्टर क्या चीज है, टेक लीड क्या है, टीम मेंबर क्या है, स्टोरी क्या है, स्टोरी पॉइंट क्या है, बैकलॉग ग्रूमिंग, बैकलॉग, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट, स्क्रम, और भी है मिड इटरेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये चीज वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, और ये इंटरव्यू में जब आप कंपनी में जाओगे, अगर इंटरव्यू में कोई नहीं पूछ रहा है डोंट वरी, बट ये जो टर्म है ये आपकी डे टू डे लाइफ जब भी आप आईटी इंडस्ट्री में रहोगे और ये टर्मिनोलॉजी आपके सराउंडिंग रहेगी। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट ओनर। तो आप प्रोडक्ट ओनर किसे कहेंगे और वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। अब ये अगर बंदा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, जो भी मॉडल या प्रोजेक्ट है उसको क्लाइंट को देने के लिए वो जवाबदार या रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अब वो रिस्पॉन्सिबल है तो ये बंदा रहेगा कौन, अब डिपेंड करता है आपकी टीम की साइज कौन सी है और टीम में कौन है। एक बेसिक सिनेरियो समझा रहा हूँ। प्रोडक्ट आपकी अगर आपकी टीम की साइज 5 है एंड देर आर लॉट लाइक टीम मेंबर, टीम लीड, टेक लीड एंड डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस वाला, डेवऑप्स वाला, एंड ऑल द टेस्टर एंड ऑल दैट। तो वो सारे होते हैं। प्रोडक्ट ओनर इसमें से कभी कभी आपका टीम लीड भी काम कर सकता है या टेक लीड भी कर सकता है और कभी कभी स्क्रम मास्टर भी कर सकता है। अगेन स्क्रम मास्टर कौन है वो समझेंगे। तो प्रोडक्ट ओनर कौन है, जो डिलीवर रिस्पॉन्सिबल है उसकी कि जो डिलीवरी देगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रम मास्टर कौन होता है, तो स्क्रम मास्टर वो होता है जैसे कि हम स्कूल में कॉलेज में देखे होंगे, हमारे कॉलेज में या स्कूल में एक बंदा होता था जिसको हम मॉनिटर बोलते थे। और मॉनिटर क्या करता था, behalf of the our teacher, he is taking the responsibility that everyone is silent and doing their study। तो उसी तरह से स्क्रम मास्टर भी एक मॉनिटर होता है और वो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नॉन आईटी वाला होता है जनरली। ऐसा नहीं कि आईटी वाला नहीं रहेगा, ये बंदे एमबीए वाले भी हो सकते हैं, एचआर फाइनेंस ये वहां से भी आते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि आईटी वाला नहीं बन सकता है, बन सकता है, बट उसको बड़ा काम दिया जाता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। स्क्रम मास्टर एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट ये लेस वर्क होता है, बट ये मॉनिटर होते हैं। और ये जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, एक तरह से इसे अगर लेमैन नॉर्मल लोगों की भाषा में समझना है तो मुनीम होता है जो हर चीज का हिसाब रखता है। तो ये एक मॉनिटर है, और प्रोजेक्ट के अंदर किस बंदे ने क्या काम करना है और उससे हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे क्या दिक्कत आ रही है, उसको क्या चाहिए, किससे चाहिए, वो लाके देना, उससे बात करके देना, वो क्लाइंट के सामने रखना, क्लाइंट की बात इसको समझाना, कौन छुट्टी ले रहा है, कब छुट्टी ले रहा है, किसने क्या काम कंप्लीट किया है, क्यों नहीं किया है। और जब भी कोई भी मतलब आईटी के कंपनी के अंदर जो भी टीम के अंदर होते हैं उनको कोई भी मतलब नॉन टेक्निकल चीजें की बारे में जो भी होता है कम्युनिकेशन, ये स्क्रम मास्टर से ही होता है। तो स्क्रम मास्टर एक मॉनिटर है जो सारी चीजों का देखभाल करता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर? I'm not seeing the screen, so if you don't have question, if you have the question, please stop me, okay? उसके बाद टेक लीड कौन है? टेक लीड का मतलब टेक्नोलॉजी लीड। अब ये टेक्नोलॉजी का मतलब हमारा बैकएंड, जैसे हम जावा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है, नोड है, डॉट नेट है, पाइथन है, या जो भी XYZ आप PHP है, उसका जो जो जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो हैविंग 10 to 12 ईयर 7 ईयर एक्सपीरियंस, उसको टेक लीड बोला जाता है। अब टेक लीड क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके पास जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करने की उसके पास एबिलिटी होती है, और वो उसके अंडर सारे डेवलपर काम करते हैं।
एक टेक लीड आपका बैक एंड में रहेगा और एक फ्रंट एंड में रहेगा, एक डेटाबेस के अंदर रहेगा, एक डेवऑप्स के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो टीम लीड जो बोलते हैं, अगेन टीम लीड में एक काइंड है, मतलब एक मतलब जो भी हमारे बैक एंड का एक टेक लीड है, फ्रंट एंड का एक टेक लीड है, डेटाबेस का एक टेक लीड है, और इनका सबका एक सीनियर होता है जिसको हम बोलते हैं टीम लीड। तो इनका सबका वो बॉस होता है, ठीक है, इन शॉर्ट। उसके बाद टीम मेंबर में कौन है, हम डेवलपर टेस्टर है। स्टोरी मतलब क्या होता है, स्टोरी मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है जो हमने अभी तक स्टोरी समझा है। स्टोरी मतलब हमारा टास्क। तो स्टोरी का मीनिंग अभी तक हम जो समझते आ रहे थे, दैट इज नॉट अ स्टोरी। तो ये स्टोरी आईटी के अंदर अगर आपको किसी ने बोला यू हैव अ स्टोरी, तो स्टोरी का मतलब है आपके पास कोई टास्क है। तो टास्क को यहाँ पे सिनोनियम है, समानार्थी शब्द मराठी में बोलते हैं हम। तो दैट इज नथिंग बट योर टास्क। तो स्टोरी का मतलब होता है कि आपका दिया गया काम, उसको आईटी में स्टोरी को टास्क बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है, इसको स्टोरी पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब आपको जो काम मिला है इसको कितने दिन में कंप्लीट करने के आपको ये है, ठीक है। किसने हाथ ऊपर किया है? तो स्टोरी मतलब टास्क और स्टोरी पॉइंट मतलब उसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 डे, 5 पॉइंट्स इक्वल्स टू 2 डेज, 8 पॉइंट्स इक्वल्स टू 3 डेज। क्या ये जो लिखा है ये ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। हर कंपनी में अलग है, हर बंदे का हर कंपनी में अलग सिनेरियो है। अब मैं मेरी कंपनी की बात करता हूँ, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे 1 स्टोरी पॉइंट इक्वल्स टू 1 डे होता है, ठीक है। अगर मैं एक दिन काम कर रहा हूँ तो 1 स्टोरी पॉइंट काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी कंपनी के अंदर अगर मैं 3 पॉइंट का काम कर रहा हूँ तो 1 डे का हो रहा है, उसको डिवाइड कर लेंगे हम, हमारा जो भी 8 आवर्स है डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी आपका आ रहा है, राइट, 4 आवर्स। तो सिमिलरली 5 पॉइंट्स इक्वल टू 2 डे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अगेन ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी है। मतलब स्टोरी पॉइंट मतलब आपको दिया गया समय उस कार्य को पूरे करने के लिए। सिमिलरली दिस, ठीक है। स्टोरी पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो। यस यस ठीक है। Yes, उसके sir. बाद बैकलॉग ग्रूमिंग क्या चीज है, ठीक है। तो बैकलॉग ग्रूमिंग क्या चीज होती है, जैसे कि हमने कॉलेज में बैकलॉग कीवर्ड सुना होगा। जब आप कोई सब्जेक्ट में आप पास नहीं होते हो तो आपका वो बैकलॉग हो जाता है, राइट। तो आईटी के अंदर इस कीवर्ड का क्या मीनिंग है और बैकलॉग ग्रूमिंग के साथ उसे क्यों जोड़ा गया है वो समझते हैं। तो हमारा जो स्क्रम मास्टर है या फिर टेक लीड है या टीम लीड है, इनमें से इसे कोई भी ले सकता है। और इसके अंदर हमारे जो पेंडिंग टास्क होते हैं, जैसे कि आप किसी मॉड्यूल को बना रहे हो और आपने 10 टास्क कंप्लीट कर लिए, बट आपको 50 टास्क टोटल करने थे, तो आपके जो बचे हुए 40 टास्क है ये आपके बैकलॉग में है, और उसको हम बोलते हैं बैकलॉग ग्रूमिंग में, उसके अंदर की सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये बैकलॉग मीटिंग हमारी पेंडिंग टास्क के लिए होती है, और ये स्क्रम मास्टर से लेके टीम लीड भी ले सकता है, ठीक है। अब जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगेन जैसे हमारा ये बैकलॉग ग्रूमिंग होता है, हम स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्टोरी कैसे बनाते हैं ये हम प्रैक्टिकल चीज है, ये पूरा का पूरा सेशन हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, बट आपको जस्ट इंटरव्यू के लिए कुछ कीवर्ड पता होने चाहिए, इसलिए थ्योरी समझ रहे हैं। तो वंस बैकलॉग ग्रूमिंग मीटिंग गॉट कंप्लीटेड वी विल क्रिएट द बैकलॉग स्टोरीज इन अवर जीरा। तो जीरा कोई ऐसा इसका स्टैंड नहीं है, ये गोरजिला से लिया गया वर्ड है, और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम करने वाला है। तो प्रोजेक्ट बैकलॉग स्टोरीज कोई भी क्रिएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग क्या है, तो स्क्रम मास्टर ने जो भी काम दिया है, ठीक है, जो भी क्लाइंट से हमें मिला हुआ है कि भाई आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है, तो आपके पास अगर किसी ने बोला कि आपको पेमेंट मॉड्यूल कंप्लीट करना है और आपके पास प्रोडक्ट मॉड्यूल, क्लाइंट कस्टमर मॉड्यूल या जो भी एक्सवाइजेड मॉड्यूल आपके पास पड़े, तो आप स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर आप में से अगर बताया गया है कि आपको पेमेंट को उठाना है, तो वो कौन से मीटिंग में उसकी बात की जाती है, वो होती है स्प्रिंट प्लानिंग। आपके पास 100 टास्क है और उस 100 टास्क में से आपको 100 टास्क तो करने हैं, बट पहला टास्क कौन सा होगा ये कौन डिसाइड किया करता है? स्क्रम मास्टर। और उसमें से किस टास्क को उठाना है उसकी बात की जाती है स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। अगेन स्प्रिंट मतलब क्या होता है, जो भी हमारी प्रायोरिटी होती है टास्क की, और एक ड्यूरेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है
2 से मतलब 2 वीक एक्सक्लूडिंग योर हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, जैसे कि आपका 10 से 12 दिन का ये पीरियड होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या किया जाता है, उस काम को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंट मीन द स्टोरी दैट आर प्रायोरिटीज इन द स्प्रिंट प्लानिंग फॉर फिक्स ड्यूरेशन टू द कंप्लीट, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन है, अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी है, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग और स्प्रिंट समझ में आ रहा है? स्प्रिंट प्लानिंग मतलब प्रायोरिटी कौन सा वर्क उठाना है, और स्प्रिंट मतलब एक ड्यूरेशन रहेगा जिसके अंदर हमें कुछ काम करके क्लाइंट को देना है, और इसका स्टैंडर्ड 10 से 12 दिन का हो सकता है, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? ओके। Yeah. उसके बाद मिड इटरेशन रिव्यू क्या होता है, और ये क्या, ये इसको कौन कंडक्ट कर रहा है? इसको स्क्रम मास्टर, टीम लीड, टेक लीड में से कोई भी कर सकता है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया, स्प्रिंट हमारा 12 दिन का है या 10 दिन का है, तो 5वें दिन या फिर 6 डे हमारा स्क्रम मास्टर हमारा एक मीटिंग लेता है और हमें पूछता है कि हमारे स्प्रिंट को अभी 10 दिन या 5 दिन बचे हैं, और हम इन बिटवीन है, आधा हमारा स्प्रिंट खत्म हो गया है, तो हमारा जो स्टोरी, हमारे जो टास्क है उसकी क्या स्टेटस है, और अभी जो भी हमने किए हैं, हमने जो भी हमारा एस्टिमेटेड है, वो उसमें से हमने काम कितना कर दिया है और कितना नहीं हुआ है। हुआ है तो गुड, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और क्या क्या उसके बैकलॉग है या क्या क्या उस पर डिपेंडेंसी है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। और उसके बाद में जो लास्ट वाला है ये है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे आप कोई मूवी देख के आते हो एंड यू आर शेयरिंग योर थिंग्स टू दैट पर्सन कि भाई मूवी अच्छी थी, सॉन्ग अच्छे थे, एंड इसमें ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था, ये कर दिया तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाता था, ये बहुत गलत हो गया, एंड ये चीज अगर हो जाती तो और बढ़िया होता था। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब आपने पूरा स्प्रिंट कंप्लीट किया, एक प्रोडक्ट आइटम पीआई बोलते हैं, आप लोग सुनोगे इस कीवर्ड को जब आप कंपनी में रहोगे, तो एक 90 डेज 80 डेज का एक ड्यूरेशन जब कंप्लीट होता है तो आपका रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव क्यों होता है? ये आपको और बेटर बनने के लिए, और अच्छा आपका काम का जो इन्वायरमेंट है उसे समझने के लिए, उसको और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है, जिसके अंदर आपने जो 90 दिन के अंदर जो काम किया उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या अच्छा रहा, क्या चीजें नहीं होनी थी और क्या चीजें हो गई, और हमें क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम और ज्यादा काम कर सके, और किसने बहुत बढ़िया काम किया, किसने काम नहीं किया, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो मिड इटरेशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आया? ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक थिंग गाइज जो आपको यूज करना है, ठीक है। जीरा सॉफ्टवेयर जो है इन सारा मैनेजमेंट का काम करेगा, और हम फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको गीट सिखाया था, अगर आपको गीट आता है तो आप गीट लैब भी यूज कर सकते हो, बीट बकेट भी यूज कर सकते हो, आप सोर्स ट्री, आप विजुअल स्टूडियो का, आप किसी भी इस पे काम कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको जीरा आता है, आपको जीरा में स्टोरी क्रिएट करने आता है, जीरा में स्टोरी कंप्लीट करते आता है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, आपको काम आ जाएगा, क्योंकि बेस्ट आपको पता है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। उसके बाद जीरा सॉफ्टवेयर में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर स्टोरी क्रिएशन, स्टोरी स्प्रिंट प्लानिंग, स्टोरी असाइनमेंट, वर्क ट्रैकिंग एंड बग रिपोर्टिंग, ये सब कुछ पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकल चीज है, सो हम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा टाइम। तो स्टोरी क्रिएट करने से बैकलॉग स्टोरी विल बी मूव टू द स्प्रिंट, ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे। स्प्रिंट डैशबोर्ड कैसे दिखता है, मैं दिखाता हूँ डैशबोर्ड। तो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द जीरा, हाउ इट्स लुक्स लाइक। और ये हम स्क्रैच से देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, आप लोगों का इस पे सिस्टम पे बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डैशबोर्ड, स्टोरी असाइनमेंट देखेंगे, ये भी प्रैक्टिकल चीज है। स्टेटस हम प्रैक्टिकल देखेंगे, एंड एंटर द कमेंट व्हेन मूविंग टू द स्टोरी टू डन, तो ये भी चीज हम देखेंगे, प्रैक्टिकल है। और भी टर्मिनोलॉजीज हैं दैट जैसे हमने एजाइल मेथोडोलॉजी का समझा, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, डेवलपमेंट टेस्टिंग विल हैपन इन एजाइल, पैरेलली होता है। उसके बाद एजाइल के अंदर टीम की जो साइज है, इस पे भी क्वेश्चन होता है। जब इंटरव्यू देने वाले हो या इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो जो भी बंदा शेड्यूल करता है वो आपको पूछता है दैट व्हाट इज योर टीम साइज। तो आपकी टीम साइज आप जब बता रहे हो तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, and you need to justify that number. If you are telling to someone that
we are 7, we are 10, we are 9, we are 12. So that is okay because this number is not somewhere fixed. ये ऐसा कोई गवर्नमेंट वाला ये नंबर नहीं है, इतना ही होना चाहिए. ये नंबर फ्लेक्सिबल है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. अब मैंने ऐसी भी टीम देखी है जिसके अंदर 55 बंदे काम कर रहे हैं और मैंने ऐसी टीम देखी है जिसके अंदर एक ही बंदा सब कुछ काम कर रहा है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नंबर फिक्स होगा. तो आप किसी भी नंबर को उठा लो, बट स्टैंडर्ड नंबर 7 to 10 होता है. इसके अंदर आपके टेस्टर, बैक एंड फ्रंट एंड, डेटाबेस वाला भी होता है. डेटाबेस तो हम खुद ही होते हैं, मतलब बड़े इसमें अगर जाओगे तब वो अलग होता है. एट द टाइम ऑफ स्प्रिंट प्लानिंग वी विल क्रिएट द प्लेस होल्डर स्टोरेज. ये प्रैक्टिकल चीज है, वो देखेंगे. बफर स्टोरेज एक टेम्पररी स्टोरेज होता है. उसके बाद R&D क्या होता है, ये कीवर्ड आप बहुत सुनने वाले हो जब कंपनी में रहोगे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो अगर आपके पास कोई वर्क नहीं है कंपनी के अंदर, तो आपको कंपनी का जो भी मैनेजर है, टीम लीड है, वो आपको एक टॉपिक देगा और उस टॉपिक पे आपको रिसर्च करके बंदों को, जितने भी आपके टीम में बंदे हैं, उनको प्रेजेंटेशन देना होता है, उसको कोड समझाना होता है, उसको टेक्निक समझानी होती है, उसको जो भी मॉड्यूल है वो एक्सप्लेन करना होता है. तो दिस इज अंडर कम टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. उसके बाद KT, नॉलेज ट्रांसफर जो होता है. नॉलेज ट्रांसफर मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से. अब ये बंदा भले ही फ्रेशर हो या फिर 20 साल से कंपनी में काम कर रहा हो, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आपको KT कीवर्ड आपने सुना होगा. तो KT क्या है, नॉलेज ट्रांसफर मतलब क्या, ये एक तरह से आपको जो भी करंट प्रोजेक्ट है उसके बारे में समझाते हैं. अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी अगर उसमें कम पड़ रही है तो आपको वो ट्रेनिंग देते हैं. और ये भले ही आपने 20 साल से या 25 साल से भी काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, फिर भी आपको KT लेना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट गाइज? Any doubt No, so sir. far? Any question? No, sir. देखो गाइज, इवन वट एवर दी जो भी हमने अभी पढ़ा है, अगर ये फास्ट है तो प्लीज लेट मी नो. आई विल रिपीट दीज थिंग्स. ठीक है, अगर फास्ट हो रहा है तो. नहीं समझ में आया लेट मी नो. अगर मैं आपको फिर से पूरा PDF दिखाता हूँ, इसमें से कोई अगर चीज नहीं समझ में आई है मुझे बताओ, वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, आपको समझना आना चाहिए. ठीक है, एनीथिंग विच इज यू गाइज आर गेटिंग. ओके, इसमें से देखो आपको अगर कहीं पे भी लगता है ब्रांच लॉकिंग हमने नहीं समझा. ठीक है, तो जब आपकी मतलब कोड प्रोडक्शन में जाना होता है, मतलब फाइनल जब क्लाइंट का काम होता रहता है, तब आपकी गिट और बिट बकेट की जो रिपोजिटरी है वो लॉक की जाती है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है और इसको हम परमिशन ले सकते हैं एक्सेप्शन केस में. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमने समझा गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, इसके बाद हमने समझा वाटरफॉल मॉडल. हमने समझा वी मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ही है, स्पाइरल, एजाइल. इसके बारे में कोई भी पूछेगा नहीं, बट इंटरव्यू में ये वाला कीवर्ड आपको पूछा जाएगा और ये ट्रेंडिंग है मार्केट में. उसके बाद एजाइल के बारे में हमने दो चीज़ याद रखनी है. ये कंटिन्यूस है टेस्टिंग और डेवलपमेंट में, मतलब कोडिंग और टेस्टिंग साथ में चलती है, जिससे कि हम मिनिमम एरर के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं और ये खूब बहुत ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम समझ रहे थे, बैकलॉग मीटिंग, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट बैकलॉग, और ये स्प्रिंट का ड्यूरेशन, स्क्रम मास्टर, डेली स्टैंड अप, इसको स्क्रम मीटिंग बोलते हैं जो हमारा मॉर्निंग में होता है. ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू हमने देखा अभी. इसमें किसी को डाउट है गाइस, ये जो डायग्राम दिख रहा है? हेलो, एनी क्वेश्चन गाइस? सब समझ में आ रहा है? सर ये डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर दो. और ये प्रोडक्ट बैकलॉगिंग भी. कौन सा? ये पूरा आर्किटेक्चर ही एक बार explain करो. देखो,
अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट ओनर क्या होता है। प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट को डिलीवर करना टू द क्लाइंट। उसके बाद बैकलॉग मीटिंग हमने सुना था, बैकलॉग ग्रूमिंग, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग कीवर्ड जस्ट हटा दो, वही बैकलॉग है जो भी हमारे पेंडिंग टास्क है। उसके बाद अगर हमारे पास 50 पेंडिंग टास्क है तो उसके बारे में जो मीटिंग होती है। अब ये जो स्प्रिंट प्लानिंग है, इसमें से 50 में से 10 अगर हम उठा रहे हैं तो कौन से 10 उठा रहे हैं, और ये टीम मेंबर में हम खुद टीम मेंबर है। अब जो हमने 10 टास्क उठाए हैं, ये 10 टास्क को मतलब डिवाइड करेंगे। अगर हमारे 90 दिन का काम है, 5 स्प्रिंट में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। स्प्रिंट क्या होता है, 10 दिन 10 दिन 12 दिन का एक शेड्यूल होता है, उसके अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो 10 दिन का काम उठाया है या जो भी 50 दिन का काम उठाया है, उसको हम ब्रेकआउट कर रहे हैं 5 5 10 10 12 डेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो वीक है, ये स्टैंडर्ड स्प्रिंट चल रहा है। ये स्प्रिंट के अंदर आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आपका एनालिसिस, आपका डिजाइनिंग, आपका कोडिंग, आपका टेस्टिंग और आपका जो भी डिप्लॉयमेंट और आपका मेंटेनेंस, ये सब कुछ इतना फास्ट होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली, ये रैपिडली होता रहता है। मतलब आपको आज कुछ एरर मिला तो आप वो सीधा जाके आप कोडिंग कर रहे हो और आपको कुछ लगा कि मॉड्यूल सही नहीं है या आपको कुछ ना कुछ डिजाइन में चेंज करना है, तो आप तुरंत उसे कॉल करके बताओगे और उसी दिन रिक्वायरमेंट में चेंज होगा या जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो जाएगा और उसी दिन उसमें काम किया जाएगा, उसको डिप्लॉय भी किया जाएगा, टेस्टिंग भी किया जाएगा। तो ये इतना फास्ट है। ये जो ऐसा जो आपको ये जो सिंबल दिख रहा है, इट इज ओनली फॉर दैट ओनली, रैपिड, ठीक है। उसके बाद स्क्रम मास्टर हमारा मॉनिटर होता है। हमारा स्प्रिंट, ये जो 24 आवर स्प्रिंट लिखा है, ये 1 डे की बात कर रहा है, बट ये बहुत वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ये 10 दिन 12 दिन 5 दिन 7 दिन डिपेंडिंग ऑन कंपनी रहता है। उसके बाद डेली स्टैंड अप मीटिंग क्या होता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग मतलब हमारा जो भी स्क्रम कॉल होता है। स्क्रम कॉल अगेन क्या होता है, स्क्रम कॉल ये एक ऑस्ट्रेलिया या जो न्यूजीलैंड साइड जो एक फुटबॉल जैसे होता है, बट ये हाथ में उठा के खेलता है। मतलब एक टीम बॉल उठा के दूसरे टीम के मेंबर के फेंस के पास जाके रखते हैं और एक साथ कोशिश करते हैं कि किसी ने भी उसे लेना नहीं है इन बिटवीन और उसे सेफली पहुंचाना होता है। तो सिमिलरली उसी इंटेंशन के, वही माइंडसेट के साथ स्क्रम कीवर्ड लिया गया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर टू जस्ट डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो वही स्क्रम कॉल या स्टैंड अप कॉल उसे ही बोलते हैं। इसके अंदर आपका क्लाइंट इंटरेक्शन भी रहेगा। इसके बाद आपका जो भी सारे डेवलपर टेस्टर और यहाँ पे रहेंगे मॉर्निंग में। उसके बाद ये जो बर्न अप एंड डाउन चार्ट, मतलब आपने एक काम किया, मॉर्निंग में आपने एक टास्क उठाया और उसको आपने दिन भर में कंप्लीट कर दिया। मतलब मॉर्निंग में आपने उसे उसका स्टेटस लिया आपने इन डेव और एंडिंग में आपने उसे डन किया। तो ये जो टास्क होता है, ये जो चार्ट होता है, इससे हमें पता लगता है दैट वी आर ऑन द ट्रैक और वी आर नॉट इन द ट्रैक। जैसे हम पावर बीआई या फिर हम एनालिटिक की स्किल हम जैसे देखते हैं, तो हमें डैशबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ये चार्ट बता देगा कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू, जो हमने मिड इटरेशन की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो ये मिड इटरेशन वाली बात यहाँ पे स्प्रिंट रिव्यू के अंदर इटरेशन मीटिंग एंड उसके बाद ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आपका जो पूरा कंप्लीट किया है प्रोडक्ट आइटम 90 डेज 80 डेज 70 डेज 75 85 कुछ भी हो सकता है। उसके एंड ऑफ द प्रिंट, एंड ऑफ द पीआई, ये बात की जाती है कि हमने जो भी काम किया उसमें अच्छा क्या रहा, बुरा क्या रहा, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हो किया, एंड क्या अच्छा था क्या बुरा था। एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। आई होप नाउ इट इज क्लियर गाइज। यस और नो? Yes, sir. करते हैं सर वरना So, sir. सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे गाइज, ठीक है। ये काफी इजी टॉपिक है, इवन दो इट इज नॉट अ कोडिंग और एनी लॉजिकल थिंग, बट ये ऐसा चीज है जो आपको बार बार कंपनी के अंदर, मतलब मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो सबसे पहले ये चेक करोगे जीरा में जाके भाई मुझे कुछ टास्क मिला है या नहीं मिला है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मैनेजर, आप जस्ट डैशबोर्ड देखोगे, डैशबोर्ड जाके यहाँ पे देखोगे भाई मुझे कोई टास्क मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट दिस अकाउंट, ठीक है। सो ऑलरेडी आई हैव अकाउंट, सो आई मुझे ये चीज आपको दिखाने के लिए एक वॉलंटियर लगेगा।
So anyone who's able to share the screen? कोई स्क्रीन शेयर करेगा? हाउ टू क्रिएट द, यस निखिल शेयर योर स्क्रीन। और जितने लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है प्लीज ट्राई टू डू पैरेलली। ओके निखिल का स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके सो जस्ट ओपन अ न्यू टैब निखिल and type Jira, क्या Jira, एंटर। ये देखो एटलासियन का वेबसाइट है, फर्स्ट वाला ओपन करो। गूगल से साइन करो। यस कंटिन्यू। क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो आपको अभी दिख रहा है ना, अगर इसमें से आपने डिजाइन ऑपरेशन या फिर और भी कुछ अलग अगर चूज कर लिया तो जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना वो आपको नहीं दिखेगा। सो मेक श्योर दैट हम सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो हम सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी ही चूज करोगे फर्स्ट वाला। ठीक है, आप अगर कुछ अलग कर दोगे तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है एंड जस्ट गो एंड कंटिन्यू। कोई अगर पैरेलली कर रहा है और कहीं पे अटकता है प्लीज लेट मी नो। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी निखिल के सिस्टम पे था and he already created something here. So this is the way to create. Just get started on this. Create the project, any project. Let's suppose batch 90. Just started. Not familiar. ठीक है सो दिस इज द प्रोजेक्ट एंड हाउ कैन वी विल क्रिएट हियर। ठीक है ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो और कोई चाहता है ये फिर से देखना है? थैंक यू निखिल, आई विल शेयर माय स्क्रीन। कोई और चाहता है अपना स्क्रीन मतलब ये देखना है? एनीवन? सबको पता चल गया है? सबको पता चल गया गाइस? ओके जिनको नहीं पता चला है प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना होगा। ठीक है इज माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ? ठीक है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो भी अभी डैशबोर्ड देखा था तो आपको सबसे पहले एक सेटिंग में जाना होता है। ठीक है यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को फीचर्स, यहाँ पे आने के बाद ये जो टिक मार्क है ये आपके सिस्टम पे कुछ इस तरह से दिखेंगे जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे। तो ये हमेशा सारे के सारे जितने भी है अभी फ्री वाला है तो सब कुछ ऑन कर देना है, तभी जो चीजें मुझे दिख रही है वही चीजें आपको दिखेगी। ठीक है तो ये आपको सबको कर लेना है लास्ट तक जाके जितने भी ऑप्शन है, बिकॉज हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो नो नीड टू वरी अबाउट दी लाइसेंस एंड जो भी है। ठीक है सो दिस इज द थिंग वी नीड टू डू। उसके बाद जैसे आप बैक टू प्रोजेक्ट आते हो तो आपको समरी, टाइमलाइन, बैकलॉग, बोर्ड, कैलेंडर, लिस्ट, रिपोर्ट, फॉर्म्स, goals, issues and all the things। ठीक है तो आपने क्या करना है सबसे पहले जाके सेटिंग में जाके सारे फीचर्स को अनेबल कर लेना है। उसके बाद
जिस तरह से हमने बात की थी बैकलॉग की, बैकलॉग सबसे पहले हमारा पिक्चर में आता है। तो बैकलॉग क्या होता है? पेंडिंग वर्क्स। तो एज ऑफ नाउ वी कैन क्रिएट द पेंडिंग वर्क्स एंड ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। Why it is taking this much time? और हमारा बीट बकेट भी यहाँ से यूज होगा। कॉन्फ्लुएंस पेज भी हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों में, मे बी टुमारो। ठीक है। सो अगर we will create from here as well. ठीक है। तो सबसे पहले जो भी कीवर्ड है बैक बैकलॉग, इसके अंदर से मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। सो गाइज हमने जो भी अभी देखा, राइट, वेर इज वी आर। तो जो भी आप स्प्रिंट है या जो भी है, वी विल डिलीट दिस थिंग। ठीक है, ये भी मैं delete। तो इसके अंदर इश्यूज वी कैन क्रिएट, ये पेड वर्जन नहीं है तो यहाँ पे वो नहीं दे रहा है। सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग, जैसे कि हम कोई भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइनिंग फाइनल होने के बाद हमारा काम होता है कि हमें उस पर टास्क बनाने हैं। तो ये टास्क कोई भी बना सकता है टीम के अंदर, इसका ऐसा जैसा कुछ ये नहीं है कि इसे टीम लीड ही बना चाहिए या टीम मेंबर ही बनाएगा। जिसके पास एबिलिटी है वो बनाता है। तो सबसे पहले क्रिएट इशू करते हैं, और इस इशू को जैसे कि आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि क्रिएट जो भी है स्केलेटन ऑफ द मैविन, वी कैन से दैट मैविन प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर ये एक टास्क है, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है,
ये एक टास्क है। अब ये टास्क के अंदर जब जाएंगे हम, लेट्स सपोज दिस इज अ टास्क, राइट? Similarly, we will create one more task to add the configuration of the data source property. ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का हो गया। उसी तरह से किसी को आपको टास्क देना है एट द लॉगर, किसी को आपको काम देना है एट द सर्विस लेयर या सर्विस IMPL एंड इट्स J यूनिट्स, ठीक है। आप किसी को आप बोल सकते हो कि ऐड द कंट्रोलर लेयर एंड रिस्पेक्टिव J यूनिट, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो यू कैन क्रिएट एट द एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ये तो आप लोगों ने काम किया ही है। एट द सिक्योरिटी, ये भी आप लोगों ने काम किया है। मैं भी प्रोजेक्ट create the pipelines, for Jenkins। ये ऐसे मतलब जब भी अपना बैकलॉग में जाओगे आप, तो आपको बहुत सारे टास्क मिले, ठीक है, और वो किसी को असाइन नहीं रहेंगे, बट वो जस्ट पड़े रहेंगे। तो ये आपका क्या है, बैकलॉग है। ये समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, वी विल क्रिएट द स्प्रिंट। तो ये बैकलॉग में हमारा पेंडिंग टास्क है। अब इस पेंडिंग टास्क में से हमें कुछ टास्क उठाना है, और उस टास्क को हम मतलब 10 दिन में उसे कंप्लीट करना है, मतलब एक स्प्रिंट में कंप्लीट करना है। उसके लिए हम क्रिएट करेंगे स्प्रिंट। तो अब ये स्प्रिंट है, इसका हम चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हो बैच 18-19 फर्स्ट स्प्रिंट, ये इतना ही सपोर्ट कर रहा है, इसके आगे नहीं हो रहा है। ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन अगेन डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी रहता है, स्टैंडर्डली 2 वीक का है। ये स्टार्ट हो रहा है लेट्स सपोज टुडे एंड इट इज एंडिंग टू हियर, राइट। तो 2 वीक में जो भी आपके हॉलीडेज है या जो भी है विल बी कंसिडर, एंड दिस विल बी द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। दिस इज द व्हाट वी कैन से फर्स्ट स्प्रिंट, ये हमने अपडेट किया। सो अब इसका नाम बैच 18-19 हो गया। ये हमारे बैकलॉग है, तो हम इस बैकलॉग में से एक एक आइटम को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो जो जो हमें टास्क उठाना है वी विल मूव टू दिस, ठीक है। So let's suppose we are going for three tasks, ठीक है। तो ये 3 ही टास्क हम इस 10 डेज के अंदर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्प्रिंट का नाम दिया, ड्यूरेशन दिया, उसके अंदर टास्क उठाए बैकलॉग से, और हमने स्प्रिंट स्टार्ट किया। So this is the overall description for that particular thing, and it will over to 19th of Feb, and we will start this sprint. As soon as you will start this sprint, you will go to the board. Right now this is your board, और ये आपको हर दिन आपको देखना होता है आपके कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें दिख रही है, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन। अब ये पेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस, बट मैं आपको मेरे कंपनी के जो जीरा है उसका मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर पेड वर्जन के अंदर कैसे दिखता है वो आपको पता चल जाएगा। तो हियर टू डू मतलब जो अभी किसी को असाइन नहीं है और उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है,
इन प्रोग्रेस मतलब किसी ने उस पे काम स्टार्ट कर दिया है, डन मतलब वो काम कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सपोज सबसे पहले जो क्लास है क्रिएट द डीबी कॉन्फ़िगरेशन वाला, अब ये जो टास्क हम उठा रहे हैं, लेट्स सपोज वी आर जस्ट टेकिंग दिस टास्क, राइट। अब ये टास्क है, राइट, क्रिएट डीबी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो डीबी कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहली वाली जो चीज है असाइन टू मेंबर। तो एज ऑफ नाउ देयर इज लाइक ये पुराने बैच के कुछ है, बट आई विल असाइन इट टू मी ओनली, ठीक है। तो इट इज असाइनिंग मी। उसके बाद लेबल होता है कि ये किस पर्टिकुलर है। अभी तो ये पेड वर्जन नहीं है, इसलिए वी विल नॉट गो टू दिस। और ये फीचर से आता है, मतलब ये किसी बड़े टास्क का, ये स्मॉल टास्क है क्या, इसके टीम आपसी कौन सी है, स्प्रिंट कौन सी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है स्टोरी के अंदर, स्टोरी पॉइंट जो हमने समझा था, इसको कितने दिन में करना है। सो ये डीबी कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स सपोज 1 डे एंड जस्ट गो फॉर दिस। हम 1 स्टोरी पॉइंट इक्वल्स टू 1 डे असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम दैट इज द ओके, दैट इज द सफिशिएंट थिंग। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यू विल राइट सम, यहाँ पे एक ये होता है, व्हाट यू कैन से, सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द टास्क। दिस इज अ प्लेस where we can see the, this is the place where we can see the story description, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आपने इस पे काम स्टार्ट करना है, उससे पहले ये खुद को असाइन करके टू डू में जाके इन प्रोग्रेस पे क्लिक करो एंड क्लोज करो। सी जैसे आपने ये क्लोज किया, देखो ये किसको असाइन है, राहुल को। ये कितने आवर्स का है, 1 आवर 1 डे का टास्क है। और ये किस टास्क को उठाया। तो अब जितने भी मेरे टीम के अंदर मेंबर है, उनको आइडिया आ जाएगा दैट राहुल इज वर्किंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अदर डेवलपर्स को भी टास्क असाइन किए जाएंगे। लेट्स सपोज क्रिएट द मॉडल क्लास। अब क्रिएट द मॉडल क्लास ये किसको असाइन करना है, लेट्स सपोज वी आर असाइनिंग टू, किसको असाइन, ये असाइन में लेट्स सपोज गौरव को कर देते हैं, या फिर समवन एल्स, राम को कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे जरूरी जो ये है, ये भी 1 दिन का टास्क है। और ये जो भी पेड वर्जन के अंदर ये सारे लेबल, पेरेंट, टीम दिखता है। और यहाँ पे इस तो ये जो स्टोरी है, या जो भी आपका टास्क बोलो, स्टोरी, वी नीड टू क्रिएट, we need to create a student मॉडल क्लास, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या फील्ड रहेंगी, आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है। मतलब ये आपको डिफाइन करना है। ऐसा बहुत सारा आपको मिलेगा, मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। एड्रेस लिखा होगा, फिर उसका क्लास लिखा होगा, क्लास लिखी होंगी, ग्रेड होंगे, ठीक है। एंड अदर एक्टिविटी, ऐसा बहुत कुछ होगा। इसके अकॉर्डिंगली आपको पोजो बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये असाइन करोगे। लेट सपोज इट इज असाइनिंग टू मी, इन प्रोग्रेस में ले लूंगा। उसके बाद ये यहाँ पे पढ़ लूंगा मुझे कितने फील्ड का पोजो बनाना है, 1 2 3 4 5 6। तो इतने फील्ड का मैं पोजो बनाऊंगा। मैं जाऊंगा मैविन के अंदर, प्रोजेक्ट को क्लोन करूंगा, उसके अंदर ये करूंगा। यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट का जो भी पैकेज है वो डिफाइन होगा, किसके अंदर करना है, प्रोजेक्ट का क्लास का क्या नाम रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करूंगा गेटर सेटर, उसके टू स्ट्रिंग, उसका अगर आप लैम्बॉक यूज करें तो लैम्बॉक। वो सारा कुछ मैं करने के बाद कोड को बिल्ड करूंगा और टेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं चीजें आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इन प्रोग्रेस में डाला, मॉर्निंग में हमारे मैनेजर को आइडिया आ जाएगा दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। सो इट इज द प्रोसेस। सेकंड इज डूइंग ऑल्सो राहुल, ये राम को दिया था शायद। उसके बाद तीसरा जो टास्क है, इसके अंदर ये असाइन करेंगे। लेट सपोज राम को असाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे जरूरी जो कॉलम है, ये है स्टोरी पॉइंट। ये कितने टाइम के लिए है, लेट सपोज 1 डे का ये टास्क है। यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर क्लास। तो अब कंट्रोलर क्लास के अंदर जो भी चीजें चाहिए एंड व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप वैलिडेशन कर रहे हो या फिर आप कुछ
पर्टिकुलर स्टेटस कोड रिटर्न कराना चाहते हो या जो भी XYZ चीजें विल बी रोट यहाँ पे रिटर्न होगी और आपको उसके अकॉर्डिंगली बनाना होगा। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर क्लोजिंग टू दिस, तो लेट सपोज ये मैंने प्रोग्रेस में नहीं किया, इन टू डू में से सबसे पहले मैं कर दूंगा इन प्रोग्रेस। तो ये तीनों टास्क मैनेजर जैसे ही इस डोर को देखेगा, नहीं ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये तीनों के तीनों टास्क इन प्रोग्रेस में, और यहाँ पे एक टास्क आता है जो पेड वर्जन के अंदर होता है, ठीक है। बट राइट नाउ इट इज नॉट शोइंग हियर द वन टास्क जो मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा, इससे मैंने बात की थी ना, ये जो टास्क ये जो दिख रहा है ये पेड वर्जन के अंदर रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट में, नो नीड टू वरी। अब ये जो टास्क है, लेट सपोज राहुल को कॉन्फ़िगरेशन करना है एंड अगेन ही नीड टू क्रिएट द पोजो क्लास, एंड राम को काम करना है कंट्रोलर पे। तो अब मुझे एक दिन का काम दिया है, 8 आवर्स का काम है, तो मुझे 8 आवर्स का जो काम है, तो 8 आवर्स में मैंने 4 घंटे में क्या किया, और उसको मैं डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड पे आके चाइल्ड इशू जो दिख रहा है आपको, ये उस टास्क का भी सब टास्क होगा। जैसे कि मैंने डेटा सोर्स प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने ओरेकल के लिए डेटा सोर्स प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने मोंगो के लिए, या फिर मैंने एसक्यूएल सर्वर के लिए, या जो भी आप डेटाबेस, तो उस तरह से आप लिख कर सकते हो। जैसे कि डेटा सोर्स फॉर मोंगो मोंगो डीबी, और उसके बाद आप लिख सकते हो डेटा सोर्स गलत हो गया, सोर्स फॉर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो ये लेट सपोज ये दो टास्क है। तो अब जैसे अगर टीम का साइज ज्यादा है तो आप ये दोनों को अलग अलग को असाइन कर सकते हो। इफ नॉट, यू कैन कम टू दिस टास्क अगेन, यू नीड टू असाइन सम टू अलग। अगर ये मैं खुद ही करना चाहता हूँ तो ये मैं खुद को असाइन कर लूंगा। एंड अगर मुझे एक दिन का काम है, 8 घंटे का काम है, उसमें मैंने इनको 2 टास्क बनाए, तो इसका ऑब्वियसली इसका जो 0.5 इसका ये हो जाएगा, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। आफ्टर दैट मोंगो डीबी का आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और इन प्रोग्रेस में आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आ देखो, यहाँ पे एक साइन चेंज हो गया है, ऐड हो गया एक्स्ट्रा, दैट इज फॉर सब चाइल्ड। तो सिमिलरली वी विल कम व्हेनेवर वी आर कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट दिस टास्क, तो जो भी बंदा इसे देखेगा उससे ये आइडिया आ जाएगा, क्रिएट डीबी कॉन्फ़िगरेशन पे राहुल काम कर रहा है, इसके अंदर 2 सब टास्क है जिसपे एक पे राहुल कर रहा है और ये कभी किसी को असाइन नहीं है। तो अगर राहुल चाहे तो इसे खुद भी कर सकता है, या तो किसी और बंदे से भी, अगर बंदे ज्यादा है तो कर सकते हैं। तो लेट सपोज वी आर असाइनिंग टू अगेन राम, उसके बाद स्टोरी पॉइंट इसको कितना देंगे, अगेन 0.5, बिकॉज कभी भी आपकी जो आवर्स है आपके मेन स्टोरी के ऊपर नहीं जाने चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस। तो जैसे ही कोई भी बंदा इस डैशबोर्ड को देखेगा इस पर्टिकुलर इस टास्क के लिए डीबी कॉन्फ़िगरेशन में, तो इससे क्या पता चल रहा है, राहुल कर रहा है, 2 इसके सब टास्क है, दोनों इन प्रोग्रेस है। जैसे अब एंड ऑफ द डे जैसे ही आपने कोड पुश कर दिया रिपोजिटरी पे, तो आप यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट लगा दोगे अटैच करके, यहाँ पे देखो एक अटैच करने होता है। उसके बाद यहाँ से आपने जैसे कि मैंने ये अटैच कर दिया, उसके लिए ये था, ठीक है, ये फाइल मैंने अटैच की, उसके बाद ठीक है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टमैन का लगा दिया, लेट सपोज आपने बिल्ड का लगा दिया, जो भी है। उसके बाद इसे आपने डन करना है और इसे क्लोज करना है। सिमिलरली इसमें जो दूसरा टास्क वो किसको असाइन था, इट इज असाइन टू राम, एंड इट इज इन द स्टिल इन प्रोग्रेस। तो राम भी क्या करेगा, एंड ऑफ द डे आएगा, इन प्रोग्रेस से डन में जाएगा। इसमें अगर इसमें जो भी उसने काम किया एसक्यूएल प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट लेके अटैचमेंट पे जाके इसका लगा देगा स्क्रीनशॉट, एंड उसका प्रूफ हो जाएगा, एंड इसको क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद राहुल क्या करेंगे, एंड ऑफ द डे यहाँ पे दोनों टास्क जैसे ही डन हो गए, डन होने चाहिए, अदरवाइज आप इसे डन नहीं कर सकते। उसके बाद आप एंड ऑफ द डे आके इसको टू डू से डन में जाओगे और इसको क्लोज करोगे। और डन करने से पहले आप क्या कर सकते हो, आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे इसके जो भी आपने टेस्टिंग किए होंगे
जो भी है उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको लगाने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर। Yes, sir. तो ये डन करने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे स्टोरी इज कंप्लीटेड या जो भी है, और जैसे आप डन करते हो तो आपका ये सबको दिखने लग जाता है। सिमिलरली ये जो टास्क है सेकंड टास्क, वो भी इसमें सब चाइल्ड क्रिएट होंगे, मतलब यहाँ से छोटे टास्क डिवाइड होंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लगाया जाएगा या जो भी इसके यूआरएल जो भी है वो ऐड किए जाएंगे, और लास्ट में इसको डन करके क्लोज करेंगे। सिमिलरली जो लास्ट वाला टास्क है इसको भी उठाएगा राम, और इसमें सबसे पहले तो वो अगर ये कितने दिन का है, एक दिन का है तो 2 टास्क बनाएगा, 3 भी बना सकता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी टास्क मिला है ठीक है उसको डिवाइड करने के बाद छोटे टास्क बनाएगा, उनको वो डिवाइड कर देगा या तो खुद ही कर लेगा। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ही स्टोरी मिली और आपने एक भी टास्क नहीं बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा आपको टास्क बनाने पड़ेंगे कि आपने जस्टिफाई करना होता है कि आपने काम किया है। तो आपने टास्क बनाया, उसको आपने कंप्लीट किए, स्क्रीनशॉट लगाए, इन प्रोग्रेस में गए, और फिर आपने यहाँ पे कर दिया डन। तो जैसे ही ये तीनों स्टोरी कंप्लीट होती है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, और आप कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट बिगकट आईटी बैच 18-19 फर्स्ट, दिस स्प्रिंट कंटेन 3 कंप्लीटेड इश्यूज, दैट्स ऑल ऑफ देम वेल डन, और आप इसको कंप्लीट करते हो। और फिर से आप क्या करते हो, बैकलॉग में जाओगे, यहाँ से उठाओगे स्टार्स, रेट्रोस्पेक्टिव बता रहा है कब करना है, अभी तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो दिस इज द वे टू डील विद द सिचुएशन, एंड टुमारो वी विल अगेन डिस्कस सम मोर थिंग ऑन दिस। ठीक है, समझ में आया गाइज? आई नो दैट फर्स्ट टाइम अगर देखोगे तो थोड़ा सा है, बट एक बार आप इसका प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल कॉन्कर दिस। मतलब ये बहुत इजी टास्क है, मतलब ऐसा अगर मतलब इसको समझने की या अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बट बिफोर गोइंग टू कंपनी आपको प्रोजेक्ट बनाने आने चाहिए, आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए, स्टोरी के अंदर सब स्टोरीज बनाने आने चाहिए, उसके साथ उसके स्टेटस जो है इन डेव, इन टू टू डन, इन मर्ज, पीआर या जो भी है, उसके साथ आपके स्टोरी पॉइंट आपको हैंडल करते आना चाहिए, उसके साथ उसके अटैचमेंट आपको लगाने आने चाहिए, उसके यूआरएल होते हैं जैसे कि रिपोजिटरी का यूआरएल, जेनकिन का यूआरएल, सोनार का यूआरएल एंड फलाना जो भी है, वो सारी की सारी चीजें आपकी स्टोरी के अंदर होती है। और आगे हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसके अंदर भले ही अभी अगर आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, तो आगे हम उसको एक प्रोजेक्ट के साथ डील करेंगे। तो वी विल क्रिएट सम टास्क एंड वी विल सी मोर थिंग्स। ठीक है, तो आपको सबको होमवर्क है दैट यू नीड टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैटेगरी में जाके क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको कम से कम 50 टास्क क्रिएट करने हैं, जिससे कि आपकी ये जो जो भी आप इनसे फैमिलियर हो जाओगे, जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और कैसे डील करना है। तो 50 टास्क क्रिएट करने हैं, 10-10 स्टोरी हर स्प्रिंट में रखनी है, और 5 स्प्रिंट बना के उसको आपको क्लोज करने हैं। और कल जब हम मिलेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल एलोकेट द टास्क टू अदर डेवलपर, और हम रियल टाइम में उसको समझेंगे। ओके, इफ एनी क्वेश्चन ऑन दिस, किसी कोई डाउट? सर हेलो। जो अपने हेलो आवाज आ रही है? सर जो हमने गिट पढ़ा है उससे, वो तो हमने कमांड लाइन से पढ़ा था, जबकि वो जो अपन इंटेलिजेंस से भी यूज कर सकते हैं ना डायरेक्ट, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी जरा मतलब बताइएगा ना। ओके, एक लेक्चर हम एसटीएस इंटेलिजिया एंड जो भी आपका मतलब Eclipse, जो इंटेलिजेंस मतलब इनबिल्ड होता है ना, वहां से भी अपन मतलब ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, कोड पुश पुल ले सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। या देखो सो वी कैन डू दैट टू फ्रॉम देयर एज वेल। बट उसमें क्या चीज होती है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप इंटेलिजिया या कोई भी आईडी से कर रहे हो ना, तो बहुत सारे डेवलपर जब प्रेशर है या फिर जो आईटी में इंटर हो रहे हैं ना, वो लोग अगर इक्लिप्स से काम कर रहे हैं या इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं,
तो उनको है ना, मतलब जो अवेयरनेस होती है, क्योंकि आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और जो ब्रांचिंग स्विचिंग होती है या फिर आप जो कोड कमिट कर रहे हो, तो आपको ये आइडिया बिल्कुल नहीं आता है शुरुआत में कि आप कितनी फाइल कमिट कर रहे हो या फिर कितनी चेंजेस कर रहे हो और वो कहाँ पे जा रहा है। ये थोड़ा सा है ना, मतलब जो दिखने में या जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उसमें ज्यादा होती है। तो आई विल टेल यू STS इक्लिप्स इंटेलिजिया, बट मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप वो सीखने के बाद भी, भले ही उसमें आपको कोई कमांड टाइप नहीं करनी है, फिर भी आप नॉर्मल जो मैंने अभी तक बताया उससे काम करो, जिससे कि मोर श्योरिटी रहेंगी। और जब आप एक कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच गए, आपने 6-7 महीने निकाल दिए, उसके बाद आप सोर्स ट्री यूज करो या फिर आप इंटेलिजिया यूज करो या फिर आपने STS या इक्लिप्स से पुश करो, दैट इज योर विश। बट जब तक आपको पूरी कॉन्फिडेंस आती नहीं है, 2-3 स्प्रिंट आप देखो कि मैं सही पुश कर रहा हूँ, मेरे वजह से किसी रिपोजिटरी में दिक्कत नहीं आ रही है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज पुश नहीं की है जो नहीं करना चाहिए। और ये जब आप इंटेलिजिया या फिर ऐसे कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से करते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट आपको नॉलेज के तौर पे उस पर हम एक डिस्कशन कर लेंगे कल कि कैसे सेटअप करना है और कैसे पुश करना है। और वो सेटअप ही चाहिए, मतलब पता करना है कि कैसे करे वो। जी जी। ओके ओके गाइज, तो मिलते हैं कल। बट आपको होमवर्क है कि आपको सबको क्रिएट करना है बैकलॉग, कम से कम 50 आइटम। और अभी तक आप लोगों ने इतना तो कोड किया ही है, इतना तो आपने टास्क बनाए ही होंगे, जैसे कि आप लोग कंट्रोलर सर्विस, आपने एक्सेप्शन एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो उन सबके टास्क बनाओ, उसको स्प्रिंट में डालो और उसके अंदर सब टास्क क्रिएट करो, उसको एस्टिमेट करो और पूरे के टास्क कंप्लीट करो। ठीक है? Okay, guys, then see you tomorrow. Till then, bye bye, and thank you so much. Have a great day. Thank you, sir.